तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक शिनिगामी को देखते हैं जिसको जापानीज कल्चर के अंदर गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है और इस शिनिगामी का नाम रियुक होता है। और वहाँ पर जो भी बच्चे कुछ शिनिगामी होते हैं या तो वो आराम कर रहे होते हैं या फिर कोई बेकार सा गेम खेल रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लाइट यागामी होता है और साथ ही साथ वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट प्लस एक जीनियस भी होता है। उसके बाद लाइट की क्लास खत्म हो जाती है और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक पब्लिक टेलीविजन पे एक न्यूज चलने लगती है जिस पर उनकी सिटी में हो रहे अलग अलग प्रकार के क्राइम्स की न्यूज को कवर अप करा जा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर लगातार क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन तभी वो शिनिगामी रियुक और हमारा मेन कैरेक्टर लाइट दोनों के दोनों एक ही टाइम पर एक ही चीज को सोचते हैं कि हमारी दुनिया पूरी तरीके से सड़ चुकी है, हमें इसे बदलने की जरूरत है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने क्लास टीचर के लेक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ आता होता है, इसीलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए खिड़की से बाहर देख रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि आसमान से एक मिस्टीरियस नोटबुक जमीन पर आकर गिरती है और जैसे ही उसका लेक्चर खत्म होता है वो सीधा ग्राउंड में जाकर उस नोटबुक को चेक करने लगता है और जैसे ही वो उस नोटबुक को उठाता है वो देखता है कि उस नोटबुक के ऊपर डेथ नोट लिखा होता है। उसके बाद वो उस नोटबुक को खोलता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ रूल्स लिखे होते हैं और रूल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जिस भी इंसान का इस डेथ नोट पर नाम लिखा होगा उसको मरना होगा। और लाइट को लगता है कि ये कोई बकवास की चीज है, इसीलिए वो उस नोटबुक को वहीं पर ही वापस रखकर वहां से जाने लगता है और वहां से जाते वक्त वो ये सोच रहा होता है कि यार इस नोटबुक पे क्या बकवास लिखा हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। पर लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मन में क्यूरियोसिटी जाग चुकी होती है और वो सोचने लगता है कि क्या हो अगर ये कोई प्रैंक ना हो। तो उसी की वजह से वो घर वापस जाते वक्त उस डेथ नोट को वापस से उठा लेता है। उसके बाद वो जैसे ही घर पर पहुंचता है वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर उस बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है और सेकंड रूल ये होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट के अंदर लिख दोगे वो 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। पर उसकी शर्त ये है कि जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट के अंदर लिखोगे उसका चेहरा तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए ताकि उसके जैसे नाम वाला कोई और इंसान ना मर जाए। और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, उस इंसान को किसी भी चीज से मरवाया जा सकता है जैसे कि कोई बीमारी या फिर एक्सीडेंट। पर ये करने के लिए तुम्हें उस चीज को काफी डिटेल के अंदर लिखना पड़ेगा और तो और 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर। उसके बाद सारे रूल्स पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और अपने आप से ही बात करते हुए कहता है कि यार प्रैंक के नाम पे तो ये काफी ज्यादा डिटेल्ड है, क्यों ना इस नोटबुक को एक बार ट्राई करके देखा जाए। उसके बाद लाइट एक पेन को उठा लेता है और सोचने लगता है कि यार अगर मैंने इसके अंदर किसी का नाम लिख दिया और वो बंदा सच्ची में मर गया तो मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन तभी उसके साइड वाले टीवी में एक न्यूज चलने लगती है और न्यूज के अंदर एक क्रिमिनल का नाम और फोटो दिखाते हुए बताया जाता है कि इस क्रिमिनल ने एक स्कूल के अंदर काफी सारे टीचर्स और बच्चों को बंदी बना लिया है। और साथ ही साथ न्यूज रिपोर्टर ये भी बता रहा होता है कि इस क्रिमिनल ने अभी पिछले ही हफ्ते एक बैंक को भी लूटा होता है। ये सुनकर लाइट अपनी डेथ नोट के अंदर उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है और 40 सेकंड तक वेट करता रहता है उस क्रिमिनल की डेथ न्यूज को सुनने के लिए। पर 40 सेकंड होने के बाद भी उस न्यूज के अंदर कुछ नहीं दिखाया जाता और लाइट सोचने लगता है कि यार पक्का किसी ने मेरे साथ प्रैंक ही करा होगा। उसके बाद वो टीवी को बंद करने लगता है। लेकिन तभी न्यूज के अंदर दिखाया जाता है कि सभी के सभी टीचर्स और बच्चे उस बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं और उनमें से किसी को भी कोई भी चोट नहीं लगी होती। उसके बाद न्यूज रिपोर्टर बताने लगता है कि उन सभी के सभी टीचर्स और बच्चों से पूछताछ करने पर उन्हें पता लगा है कि जिस क्रिमिनल ने इन सभी लोगों को बंदी बना के रखा होता है वो अभी हार्ट अटैक से मर चुका है। ये देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक होता है और सोचने लगता है कि यार ये बंदा तो सच्ची में मर गया। पर उसी के बाद वो सोचने लगता है कि यार ये जरूरी थोड़ा है कि मेरे नाम लिखने से उसको हार्ट अटैक आया हो, ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। उसके बाद लाइट सोचता है कि क्यों ना इसे एक और बार ट्राई करके देखा जाए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट अपनी बेंच पे बैठ के दो लड़कों को देख रहा होता है और वो दोनों लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उससे काफी सारे पैसे भी मांग रहे होते हैं। उसके बाद लाइट अपने मन में सोचता है कि क्या हो अगर कोई ऐसा इंसान मर जाए, क्या किसी को इससे कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि अगर ऐसे इंसान दुनिया से कम हो जाए तो दुनिया का फायदा ही होगा। पर लेकिन तभी लाइट अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए जिनको वो जानता है, क्योंकि ऐसा करके वो काफी बुरी तरीके से फंस सकता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कुछ लोग रोड पे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और अपनी बाइक पे बिठा के उसको कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और लाइट ये सब कुछ बुक पढ़ता हुआ देख रहा होता है। पर लेकिन तभी उनमें से कोई उनके ग्रुप के लीडर का नाम बोलता है और वो नाम होता है शिबुई मारू। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डेथ नोट के अंदर उसका नाम हर पॉसिबल वे के अंदर लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट के अंदर लिखते समय स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद लाइट उसके डेथ के कारण के अंदर एक्सीडेंट लिख देता है और एग्जैक्ट 40 सेकंड के बाद वो लड़की अपनी जान बचा के भागने लगती है और वो लड़का भी अपनी बाइक से उस लड़की का पीछा करने लगता है। पर लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आकर उसको टक्कर मार देता है जिसकी वजह से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी डेथ नोट के अंदर उसकी मौत का कारण एक्सीडेंट लिखा था, ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट बिल्कुल असली है। और इस वक्त तक लाइट ने टोटल 2 लोगों को मार दिया होता है और उसका सर पूरी तरीके से घूम रहा होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि भाई ये क्या कर दिया मैंने तो 2 लोगों को जान से मार दिया, मैं तो एक मर्डरर बन गया। लेकिन तभी हमें शिनिगामी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें रियुक वहां पर मौजूद सभी शिनिगामी
से कहता है कि उसने अपनी डेथ नोट को अर्थ पे गिरा दिया है। ये सुनकर सभी के सभी शिनिगामी रियूक के ऊपर हंसने लगते हैं। उसके बाद रियूक एक पोर्टल के पास जाके खड़ा हो जाता है जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और तभी रियूक अपने पंखों को बाहर निकालकर इंसानी दुनिया के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद हमें लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट अपने घर पर वापस आ चुका होता है और तभी लाइट अपनी मॉम को एक टेस्ट पेपर दिखाता है जिसके अंदर भी वो फर्स्ट ही आया होता है और ये देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद लाइट अपने कमरे के अंदर वापस चले जाता है और अपनी डेथ नोट को खोलता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने उस डेथ नोट के अंदर काफी सारे लोगों का नाम लिख दिया होता है और उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके कमरे के अंदर रियूक आ जाता है जिसको देखकर लाइट काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। तभी रियूक लाइट से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस डेथ नोट के बारे में पता लग चुका है और मैंने ही इसको अर्थ पर गिराया था। मैं एक शिनिगामी हूँ। तभी लाइट रियूक से कहता है कि मुझे पहले से ही पता है तुम कौन हो, क्योंकि जब से मुझे डेथ नोट मिली है मैंने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया है और मुझे ये भी पता था कि कभी ना कभी मेरा भी सामना मौत से हो ही जाएगा। लेकिन तभी रियूक अपनी डेथ नोट को चेक करने लगता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है क्योंकि लाइट ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काफी सारे लोगों को जान से मार दिया होता है। उसी के बाद लाइट रियूक से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर कौन सी सजा देने आए हो। फिर रियूक कहता है कि सजा? कौन सी सजा? अगर एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया के अंदर गिर जाए और कोई इंसान इसको उठा ले तो ये उसी की हो जाती है और अभी ये डेथ नोट तुम्हारे पास है इसलिए ये तुम्हारी है और तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। पर हाँ, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट के बारे में सारी चीजों को मिटाना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जो भी डेथ नोट को यूज करते हैं वो ना ही हेवन में जा सकते हैं और ना ही हेल में। और जब तुम्हारे मरने का टाइम आएगा मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। उसके बाद रियूक लाइट से एक सवाल पूछता है कि उसने उन सभी के सभी क्रिमिनल को तो हार्ट अटैक से मारा, पर उसने उस बाइक वाले को एक्सीडेंट से ही क्यों मारा। उसके बाद लाइट रियूक को बताता है कि वो तो ऐसी कुछ चेक कर रहा था। पर हाँ, अगर वो सभी के सभी लोगों को ऐसी हार्ट अटैक से मारता रहेगा तो एक ना एक टाइम के बाद सभी को पता लग जाएगा कि कोई ऐसा जानबूझ के कर रहा है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी दुनिया से क्राइम को खत्म कर दूं। और जब सभी लोगों को पता चलेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा और पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके क्राइम होना बंद हो जाएंगे और बाकी के सभी लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे और मैं इस नई दुनिया का एक नया गॉड बनूंगा। ये सुनकर रियूक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मनी मन सोचता है कि भाई साहब अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट स्कूल से अपने घर पर वापस आ रहा होता है और रियूक उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा होता है और लाइट उसे चुपचाप रहने की बात करता है क्योंकि आसपास के लोग रियूक की आवाज तो नहीं सुन सकते पर लाइट की तो सुन सकते हैं। तभी एक लड़का लाइट से बात करने की कोशिश करता है पर लाइट उसे ये कह के टाल देता है कि वो अभी काफी ज्यादा बिजी है। उसके बाद लाइट अपने घर पर पहुंचकर काफी सारे क्रिमिनल के नाम डेथ नोट के अंदर लिखने लगता है और रियूक को बताता है कि उसके पास पूरे दिन में सिर्फ यही टाइम होता है क्रिमिनल्स के नाम लिखने का क्योंकि उसे अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखना होता है। लेकिन तभी लाइट की बहन लाइट के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है जो सुनकर लाइट अपने कमरे का दरवाजा खोल देता है और लाइट की बहन का नाम सायू यागामी होता है। उसके बाद सायू लाइट से कहते हैं कि उसे अपनी स्टडीज के अंदर लाइट की थोड़ी सी हेल्प चाहिए जो सुनकर लाइट अपनी डेथ नोट को अपने स्टडी टेबल की ड्रॉअर के अंदर रख देता है। तभी रियूक लाइट से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता क्योंकि तुमने अपनी डेथ नोट को अपनी सबसे ऊपर वाली ड्रॉअर के अंदर रखा है और मैं तुम्हें बता दूं जो भी उस डेथ नोट को टच करेगा वो मेरे को देख पाएगा। ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि भाई साहब ये शिनिगामी बिना इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरे को अब जाके बता रहा है। मगर लाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एकदम नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करने लगता है और अपनी बहन को उसके स्कूल के वर्क के अंदर हेल्प करने लगता है। उसके बाद हमें एक ICPO नाम की ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है और उस जगह पे सभी के सभी कंट्रीज के ऑफिशियल मेंबर्स बैठे होते हैं और वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस हफ्ते में टोटल 52 क्रिमिनल्स मारे गए हैं और वो भी हार्ट अटैक से। पर लेकिन तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि इसमें बुरी बात क्या है, वो सभी के सभी क्रिमिनल्स ही तो थे और अगर उनमें से कोई भी जिंदा होता तो हम उन्हें फांसी की सजा दे देते। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर जो भी हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। पर लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद दूसरा मेंबर खड़ा होकर कहता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि सभी के सभी क्रिमिनल्स को एक साथ हार्ट अटैक आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई जानबूझ के कर रहा है। पर लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद उनका हेड उन सभी लोगों को वहाँ पर चुप करा देता है और उन सभी से कहता है कि अब हमें स्पेशल डिटेक्टिव एल को बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये एल कौन है, हमने तो कभी भी ऐसे डिटेक्टिव का नाम नहीं सुना। फिर तभी उन सभी का चीफ उन सबको बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका नाम और आइडेंटिटी आज तक किसी को नहीं पता और इंसानियत में आज तक जो भी मुश्किल से मुश्किल केस है एल ने उन सभी को सॉल्व करके दिया है। वो ICPO का हुक्म का इक्का है। पर तभी कुछ लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि अगर हमें उसे यहाँ पर बुलाना तो हम उसे कैसे बुलाएंगे और हमने तो सुना है कि वो काफी ज्यादा घमंडी है, जिन केसों में उसका इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करता है। पर लेकिन तभी उन सभी के सभी लोगों के सामने एक लंबा सा आदमी आके खड़ा हो जाता है और उस आदमी की पूरी बॉडी कपड़ों से कवर्ड होती है। तभी चीफ अपने साइड में बैठे हुए आदमी को बताता है कि यही एक लौता आदमी है जो एल से कांटेक्ट करवाता है। तभी वो लंबा आदमी उन सभी के सभी लोगों से कहता है कि एल ने इस केस पे पहले से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। उसके बाद वो लैपटॉप को चालू कर
उसके अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग को प्ले करता है। तभी उस लैपटॉप में से एल की आवाज आती है और वो कहता है कि गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, इस केस को सॉल्व करने में मुझे आप सभी की काफी ज्यादा हेल्प लगेगी, क्योंकि इसके अंदर हम अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग टेस्ट करेंगे ताकि हम ये पता कर सके कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है, क्योंकि एल को पहले से ही शक होता है कि वो क्रिमिनल जापान से बिलोंग करता है। उसके बाद हमें लाइट के पास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट अपनी ड्रॉर को रियूक को खोल के दिखा रहा होता है जिसके अंदर एक नॉर्मल सी डायरी पड़ी होती है। उसके बाद रियूक लाइट से कहता है कि तो तुमने डेथ नोट को छुपा दिया। तभी लाइट कहता है कि इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है और इसको खोलने का तरीका सिर्फ मुझको ही पता है। तभी वो एक पेन की रिफिल को निकाल के उस ड्रॉर के नीचे वाले छेद के अंदर घुसा देता है जिससे कि उसके ऊपर लगा हुआ फट्टा उठाया जा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने उस डेथ नोट को छुपाने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक सिस्टम को बनाया होता है जिसके अंदर अगर कोई उस फट्टे को डायरेक्ट ऊपर से उठा ले बिना पेन की रिफिल को लगाए तो वो ड्रॉर फट जाएगा और डेथ नोट भी उसी के साथ जलकर खत्म हो जाएगी। और अगर किसी को उस पर शक हुआ तो वो ये बता देगा कि उसने वहां पर अपनी पर्सनल डायरी छुपा रखी थी और उसके अंदर उसने अपने बारे में कुछ पर्सनल चीजें लिखी हुई थी। और ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, किसी का हाथ जल जाएगा, कम से कम मैं एक मर्डरर के तौर पे जेल जाने से तो बच जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डेली काफी सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरते जा रहे होते हैं और सभी को ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसा जानबूझ के कर रहा है और सभी लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी के सभी ऑफिशियल्स इस चीज को कोइंसिडेंस मान रहे होते हैं और सोचते हैं कि कीरा जैसा कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। और तो और दूसरी तरफ कीरा के लिए फैन वेबसाइट बनने लगती है ताकि वो कीरा को दिल से सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ जो बुरे लोग होते हैं वो कीरा से काफी ज्यादा डर डर के जीते हैं और जो ईमानदार होते हैं वो बिना किसी डर के कीरा पर पूरा विश्वास करते हैं। और जैसा कि लाइट ने कहा था वो पूरी तरीके से इस नई दुनिया का गॉड बनता जा रहा है। पर लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि टीवी के अंदर एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होने लगता है और एक काफी ज्यादा फेमस रिपोर्टर उसके अंदर बैठा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टाइलर और वो पूरी दुनिया को बताता है कि मैं एल हूँ और सभी के सभी ऑफिशियल्स भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी चीफ से कहता है कि सर आज तक इस एल ने अभी तक किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन इस बार क्या हुआ? तभी चीफ कहता है कि शायद से एल इस बार काफी ज्यादा सीरियस है। तभी एल कहता है कि कीरा मुझे पता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से तुम एक क्रिमिनल हो और जिन लोगों को तुम मारते हो वो भी एक क्राइम ही कहलाता है। पर लेकिन तभी वो न्यूज रिपोर्टर लाइट को एक इविल कह के पुकारता है जिसकी वजह से लाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस रिपोर्टर का नाम अपनी डेथ नोट के अंदर लिख देता है। तभी लाइट अपने मन के अंदर सोचता है कि काश एल थोड़ा सा और स्मार्ट होता तो ये जिंदा बच जाता, मगर इसके मरने का टाइम नजदीक आ चुका है, तो चलो फिर एल तुमसे हेल में मुलाकात होगी। और 40 सेकंड बाद उस न्यूज रिपोर्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो रिपोर्टर ऑन द स्पॉट मर जाता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी उसकी डेड बॉडी को कैमरे के सामने से हटा देती है। पर लेकिन तभी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा सा एल लिख के आता है जिसे देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। तभी हमें एल की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा अजीब सी आवाज होती है ताकि एल को कोई पहचान ना सके। तभी एल कहता है कि मुझे ये तो पता चल चुका है कि तुम बिना उस जगह पे मौजूद हुए भी किसी को भी मार सकते हो और अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर कभी यकीन नहीं होता। उसके बाद एल कहता है कि कीरा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। दूसरी तरफ सिटी में भी सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और कीरा से कह रहे होते हैं कि मार दो कीरा इसे, दिखा दो इसे तुम क्या चीज हो। पर जैसा कि डेथ नोट के रूल के अंदर लिखा है हम बिना किसी नाम और चेहरे के किसी को भी नहीं मार सकते। ये सुनकर लाइट बस वहाँ पर शौक में चुपचाप खड़ा रहता है। उसी के बाद एल कहता है कि ओ कीरा तुमने तो मुझे काफी बड़ा हिंट दे दिया। और तभी एल कीरा से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो रीजन में हो रहा है। और अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने इसी जगह को क्यों चुना। ये पता करने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को ढूंढ लिया था जिसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया था। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि कांटो रीजन एक काफी ज्यादा पॉपुलेटेड प्लेस है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। तो फिर कीरा तुम तैयार हो जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें पकड़ने वाला हूँ और जेल के अंदर तुम मुझे सब बताना कि तुम ये सब कैसे करते हो। उसी के बाद वो ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है और सभी के सभी ऑफिशियल्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मनी मन सोचते हुए कहते हैं कि यार जिस चीज को करने में हमें सालों लग जाते हैं एल ने उसे कुछ ही घंटों में कर दिया। उसी के बाद लाइट काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि एल तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर मार गिराऊंगा। और वो दोनों अलग अलग जगह पर बैठकर इसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और वहाँ पर कीरा के ही क्राइम रिपोर्ट के बारे में बात करी जा रही होती है। तभी एक ऑफिसर वहाँ पर बैठे अपने चीफ को बता रहा होता है कि उनको पूरे दिन में 2000 से भी ज्यादा कीरा से रिलेटेड फोन कॉल्स आ चुके होते हैं और उनमें से 14 लोग तो ऐसे हैं जो खुद कीरा होने का दावा करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ये दावा करते हैं कि वो कीरा को जानते हैं। उसके बाद एल उन सभी ऑफिसर से कहता है कि जिस टाइम वो सभी के सभी क्रिमिनल्स मरते हैं मेरे को उसकी टाइमिंग चाहिए। तभी एक ऑफिसर एल को बताता है कि सभी के सभी क्रिमिनल शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हार्ट अटैक से मरते हैं और ये किलिंग्स वीकेंड्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये सुनकर एल उन सभी के सभी ऑफिसर्स को बताता है कि ये किलर जो है वो एक स्टूडेंट है और ये किसी तरह का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और ये बच्चा चाहता है कि दुनिया में से क्राइम्स बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तभी उनमें से एक ऑफिसर वहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि
देखो मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि कीरा सही है, मगर जापान के अंदर कुछ दिनों से क्राइम रेट काफी ज्यादा गिर चुका है। और गाइज अगर आप सभी लोगों को वीडियो देखने में मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 लिखना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।